तो हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो जीव की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, जीव विकास कैसा होता है और आनुवंशिक और विभिन्नताएं। तो एक बहुत मेजर टॉपिक थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने में, बट इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि जीव की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, वो कैसे हुई है, ये सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति देखो। जीव की उत्पत्ति, ये आपको पता है जीव कैसे उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी पर, है ना। इससे पहले तो एक है ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वर ने रचना की है पृथ्वी की और उसमें जो जीव है वो आए हैं, बट इसमें जो है पूरी सत्यता हमें नहीं दिखाई देती है क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमें नहीं मिलता, इसलिए इसमें कई और थ्योरीज भी दी गई, जो कि सबसे पहले होती है स्वतः जो स्फूर्त सृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि ऐसा बताया जो इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, जो जीव की उत्पत्ति है वो कुछ निर्जीव वस्तुओं से हुई है, निर्जीव वस्तुओं से हुई है। जैसे हो गया आपके मिट्टी, जो सड़ी हुई मिट्टी होती है या गीली मिट्टी होती है, यहीं से जो है जो आपके जीव है, जीव उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना। ये हो गया स्वतः स्फूर्त सृष्टि सिद्धांत। इसके बाद इसको पूर्णतः नकार दिया गया इस सिद्धांत को, क्योंकि कोई भी निर्जीव वस्तु जो है एक जीव कैसे उत्पन्न कर रही है, एक जीवन कैसे दे रही है, तो निर्जीव वस्तुओं से कभी जीवन नहीं होगा, ये बात इसमें कही गई और इस जो है धारणा को बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया गया। इसके बाद दूसरा आता है सिद्धांत, वो है जैविक विकास सिद्धांत। जैविक विकास सिद्धांत में ये बात बोली गई, तो जीवों का विकास है वो जीवित वस्तु से ही हुआ है, जीवित जो भी चीजें होती हैं उसी से किसी भी जीव का विकास हुआ है, यहाँ पर ये बोला गया और निर्जीव वाली सिद्धांत को हटा दिया गया। और इसके बाद आता है रासायनिक उद्भव सिद्धांत, थर्ड टाइप का रासायनिक उद्भव सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या बोला कि जो रासायनिक क्रियाएं इस तरह से हुई पृथ्वी पर कि जीव जो है उसका जनन हो गया। तो इसमें सबसे पहले अलेक्जेंडर जो ऑपरिन थे और जो जेबीएस हॉल्डेन थे, है ना, ऑपरिन और हॉल्डेन, ये दो नाम याद रखना, ऑपरिन और हॉल्डेन का, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है उस पर ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जैसे मीथेन, है ना, मीथेन, CH4, अमोनिया और जलवाष्प, NH4 और H2O और H2। ये चार जो है उन्होंने क्या किया, मीथेन गैस, अमोनिया, जो जलवाष्प और हाइड्रोजन है, इन सभी ने क्या हुआ पृथ्वी पर आए, है ना, और एक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन किया था। इस टाइम पर क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, O2 नहीं थी, और पृथ्वी पर जो ये गैसेस हैं उनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो जैसे ये गैसेस आपस में मिली और यहाँ पर जो है जैसे तड़ित झंझा जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं बिजली उत्पन्न हुई, है ना। तो पृथ्वी पर इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और बिजली उत्पन्न हुई जब, और ये सारी गैसेस जो थी पृथ्वी पर, है ना, O2 नहीं थी बट ये सारी गैसेस थी, ये माना उन्होंने। और इन गैसों में क्या हुआ, जब बिजली उत्पन्न हुई तो इन गैसों में बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुई और इनमें एक रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो है पृथ्वी पर कई प्रकार से न्यूक्लिक एसिड और इनका फॉर्मेशन हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर एक हमको क्या जेनेटिक एक मटेरियल हमको मिला पृथ्वी पर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन सभी की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, तो ये रासायनिक उद्भव सिद्धांत बाद में, है ना, बहुत से मतलब वैज्ञानिकों ने इसका इसके बाद जो है मिलर और उरे नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा और उन्होंने क्या किया, एक बंद कांच के जार में ये सारी गैसेस ले ली और उन्होंने बिजली इधर से उत्पन्न की। जैसे ही उनको बिजली दी गई वहां पर हमको क्या मिला, उनको न्यूक्लिक एसिड मिला जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी जीव को उत्पन्न करने के लिए।
ठीक है, तो ये सिद्धांत याद रखना। एक है स्वतः स्फूर्त सिद्धांत, जैविक विकास का सिद्धांत, इसमें जो है जीवित से जीव बनता है ना, ये दिया था आपके लुईस पाश्चर ने दिया, ये याद रखना। लुईस पाश्चर ने यार सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने भी क्या किया था, एक बंद गिलास के जार में एक जो है जीवित पदार्थ है, जैसे आप जैसे अब हम लोग जैव विकास को समझ लेते हैं। तो जैव विकास में दो आपकी अवधारणाएं दो वैज्ञानिकों ने दी थी, जो क्या बताती है कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, धीरे 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 समय के अनुसार किस प्रकार से जीवों का जो शरीर है उनमें जटिलताएं आती गई, उनमें कई अंगों का विकास होता गया, उनमें कई अनुकूलताएं आती गई। तो ये किस कारण से हुआ है, तो इस कारण ये सारी जो चीजें हैं, जो सिद्धांत है, वो दो वैज्ञानिकों ने दिए, एक तो लेमार्क ने दी है और एक डार्विन ने दी है। तो सबसे पहले आया लेमार्क यूज में। लेमार्क ने नामक वैज्ञानिक ने क्या है अपना एक ओपिनियन दिया, अपना एक सिद्धांत दिया, जिसमें क्या बताया उन्होंने, जैव के विकास के बारे में बताया। और उन्होंने क्या बताया, किसी भी जीव का जो विकास है वो किस प्रकार होता है कि वो बार बार जब किसी कार्य को करने की कोशिश करता है, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया जिराफ की गर्दन का। उन्होंने ये बताया कि जो जिराफ है उसकी गर्दन जो लंबी है वो क्यों हुई है, क्योंकि वो किसी पत्ती को खाने के लिए या पेड़ पे ऊपर से जो पत्ती थी ऊंची ऊंची स्थान पर थी, ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ पर क्या था, पेड़ पे जो पत्तियां थी वो बहुत ऊंची ऊंची लगी हुई थी। तो उसी पत्ती को खाने के लिए क्या करता था जिराफ, बार बार अपनी गर्दन को लंबी ऐसे ऊंची करते जाता था पत्ती को खाने के लिए, जिसके कारण क्या हुआ, समय के अनुसार जो जिराफ है इसकी गर्दन लंबी होती गई। तो जैसे जैसे वो प्रयास करने लगा और फिर ऐसे करते करते पहले छोटी गर्दन थी एंड इस पत्ती को खाने के लिए वो क्या कर रहा, उसने अपनी गर्दन को लंबी कर दी। तो ये उन्होंने बताया कि आवश्यकता के अनुसार जो है जीव अपने आप ही उन अंगों को विकसित कर देता है, ऐसे बताया। बट डार्विन ने इस पूरे सिद्धांत को जो है, इस मत को नकारा और उन्होंने अपने सिद्धांत देने की कोशिश की। और उन्होंने बोला कि जो जीव है वो सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही नहीं, जैसे एक जीव है उसको आवश्यकता हुई उड़ने की और उसके पंख आ गए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब हम मनुष्य, हम क्या बार बार उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख आ जाएंगे क्या, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। डार्विन ने इस चीज को पूरा नकार दिया कि ऐसा नहीं होता है और उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, है ना। तो चार सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो डार्विन का जो पहला सिद्धांत है वो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन ने ये कहा, जब किसी प्रकृति में या किसी वातावरण में कोई जीव रहता है तब वो प्रकृति अपने आप ही अपने अनुसार उस व्यक्ति का चयन कर लेती है कि वो उस इन्वायरमेंट में या उस वातावरण में वो जीव संघर्ष कर सकता है या नहीं, रह सकता है या नहीं। ये चीज प्राकृतिक चयन में आती है। अब जैसे ज्यादा अधिक तापमान वाला क्षेत्र है कोई सा और वैसा कम तापमान वाला क्षेत्र है, तो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि जो अधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है वहां पर जीवों की प्रजाति बहुत अलग प्रकार की होती है, और जैसे कम तापमान वाला क्षेत्र है वहां पर क्या होती है, जीवों की प्रजाति अलग प्रकार की होती है। कहीं पहाड़ी इलाके हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं, कहीं दलदल है, कहीं ज्यादा पानी है, जैसे समुद्री इलाके हैं, नदी वाले इलाके हैं, तो हर जगह हमको क्या है, जीव है अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अधिक तापमान वाला क्षेत्र, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा रेगिस्तान हो गया। रेगिस्तान जैसे इलाकों पे हमको कौन दिखता है, ऊंट सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे रेगिस्तान वाले इलाकों में ऊंट जो है वो सरवाइव कर पाता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके कुबड़ में जो है वो अपने भोज्य पदार्थ और जल को संग्रहित करके रख लेता है। तो ऊंट जो है बहुत ज्यादा टाइम तक कैसा रह सकता है, भूखा रह सकता है, और बिना खाए पिए बिना जल को ग्रहण किए वो पूरे रेगिस्तान में आधे आधे दिन तक, पूरे पूरे दिन तक घुमा करता है ना। और उसके उसमें कई अनुकूलताएं ऐसी है, जैसे ऊंट में जैसे पैर उसके टाइप से हैं कि रेगिस्तान की जो रेत है उस पर वो अच्छा आसानी से चल सकता है। उसके जो पलकें होती है वो लंबी लंबी होती है, जिससे धूल के कण जो है उसके आंख में नहीं आ पाते हैं। ऐसे ही अधिक तापमान में रहने के लिए इस प्रकृति ने क्या कर दिया, इसका चयन कर लिया कि भाई अधिक तापमान में ऊंट ही रहेगा। जैसे कम तापमान वाले क्षेत्र है, इसमें हमको ऐसे जीव ज्यादा मिलेंगे जो कि कम तापमान में रहने के लिए अनुकूलित हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या दिखाई देगा कि जो शरीर है उसके ऊपर बड़े बड़े फर दिखाई देते हैं, फर से ढके होंगे, बालों से ढके होंगे, जिसके कारण वो कम तापमान में भी, बर्फ जैसे इलाकों में, ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं और उन्हें ठंड नहीं लगती है।
ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। भी प्रकृति ने अपने हिसाब से चयन कर लिया कि इस वातावरण में ये जीव रह सकता है। इसके बाद सेकंड है डार्विन का भिन्नता का सिद्धांत। अब भिन्नता के सिद्धांत में क्या आता है, अब जीव तो कोई भी रह रहा है ना, तो कोई भी जीव जैसे कोई भी क्षेत्र पे रह रहा है, अब उसने क्या करा, अपने समान संतति को जन्म दिया, तो उस संतति ने दूसरे संतति को जन्म दिया, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है संतानें आती जाती है। तो क्या सारी संतानें एक जैसी होती है? तो नहीं, सारी संतानों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भिन्नता जो है वो समय के साथ आती जाती है, उनके जीन्स जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पूर्वज हुए, पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है, ये एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, है ना। तो अब इसमें क्या हमको एक जैसे दिखेंगे तो नहीं, धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पर वातावरण के अनुसार कोई ना कोई गुण अर्जित होते जाएंगे, है ना। अर्थात बाहर से, वातावरण से कोई ना कोई गुण इनके जीन्स में आते जाएंगे, और यही गुण क्या है फिर आगे की पीढ़ी में संचरित होगा। फिर उस पीढ़ी में कोई ना कोई गुण आ गया, है ना, इस पीढ़ी में भी कोई ना कोई गुण आ गया, और फिर ये आगे की पीढ़ी में संचरित हुआ। तो इस गुणों को अर्जित करने के कारण क्या होती है, धीरे धीरे भिन्नताएं आती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसको बोलते हैं भिन्नता का सिद्धांत। इन भिन्नताओं के कारण ही क्या होता है, एक किसी भी जीव में क्या है अलग अलग हमको अंग डेवलप्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, पक्षियों में भी अलग अलग प्रकार के पक्षी हमको दिखाई देते हैं जैसे, तो वो क्या करते हैं, भिन्नताएं आती जाती है समय के साथ में। ठीक है, इतना हो गया। अब थर्ड वाला हम देख लेते हैं डार्विन का सिद्धांत, जो है संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का मतलब ये होता है, हम अपने वातावरण के साथ में समायोजित होने के लिए, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को संचालित करने के लिए, भोजन प्राप्ति करने के लिए क्या करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं कहीं ना कहीं अपने वातावरण से। इसमें क्या होता है, एक जीव है, दो जीव है, तीन जीव है, जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे एक पौधा है, पौधा क्या करता है अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए खाना पानी उस टाइप से वही अपनी जड़ों को फैलाता है नीचे तक। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जड़ें भी हमको विकसित दिखाई देती है पेड़ पौधों में। जैसे रेगिस्तान वाले इलाकों में क्या होता है कि जड़ें बहुत नीचे तक होती है, जिससे पानी अपने आप में संग्रहित कर सके। ये संघर्ष का सिद्धांत हो गया, मतलब वातावरण में रहने के लिए जीव जो संघर्ष करता है और उस संघर्ष को करने के लिए अपने अंदर जो अनुकूलताएं लाता है उसको ही बोलते हैं संघर्ष का सिद्धांत। इन संघर्षों के कारण ही जीव का है विकास होता है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं अनुकूलन का सिद्धांत। अब क्या होता है, जीव अनुकूलित होता है। अनुकूलन का मतलब ये है, अगर वातावरण में ऐसी कोई सी चीज है जिसके कारण उसके बॉडी पर अनुवांशिक रूप से जो है इफेक्ट पड़ता है ना, अनुवांशिक रूप से इफेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है, उसमें धीरे धीरे अनुकूलन आते जाते हैं उस वातावरण में रहने के लिए, जिसके वातावरण के अनुसार क्या होता है रहने के लिए उसमें अनुकूलन होता है, जिसके कारण जल का विकास होते जाता है। अब बहुत से ऐसे उदाहरण है अनुकूलनता के भी, जैसे हमारे हाथ है ना, हमारे हाथ है, वैसे पक्षी के क्या होते हैं पंख होते हैं, और पक्षियों में भी अलग अलग प्रकार के पंख हमको दिखाई देते हैं ना। जैसे पंख किसी में बड़े बड़े पंख दिखाई देते हैं, जैसे चील हो गया, बाज हो गया, उनके क्या बड़े बड़े पंख दिखाई देते हैं, किसी के छोटे पंख होते हैं। अब देखो मैं बताती हूँ पेंगुइन का उदाहरण। पेंगुइन में क्या होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते, वो हाथ जैसे हो जाते हैं, उनके हाथ जैसे हो जाते हैं। तो पेंगुइन को उसके वातावरण के अनुसार ढलने के लिए क्या करा, उसने अपने पंखों को अनुकूलित कर लिया और वो उड़ने लायक नहीं होकर के सिर्फ हाथ जितने रह गए हैं। तो एक पेंगुइन का उदाहरण होता है, वैसे बत्तख होती है। बत्तख भी एक प्रकार का पक्षी है। बत्तख के जब पैर देखोगे आप, तब वो किस तरह से होते हैं, इस तरह से तो होते ही है, साथ में इसमें से जालियां दिखाई देती है बत्तख के पैर में। तो ये जाली जो है इसको तैरने में मदद करती है पानी में। ठीक है, ये ठीक है, क्या करती है बत्तख को पानी में तैरने के लिए जालियां मदद करती है। तो ये क्या करा इसने, इसके पैर तो हैं सेम, है ना, ऐसे पैर हमको दिखाई देते हैं पक्षियों में भी, बट इसमें क्या कर लिया उन्होंने, अनुकूलन कर लिया अपने पैरों में तैरने के लिए। तो इस तरीके के अनुकूलन हमको धीरे धीरे कैसे दिखाई देते हैं, जैव विकास में भी सहायता देते हैं। ये क्या करते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। तो एक संघर्ष का सिद्धांत हो गया, अनुकूलन का सिद्धांत हो गया। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक चयन, भिन्नता, संघर्ष और अनुकूलन, ये सारी ही फैक्टर्स जो होते हैं जो क्या करते हैं जैव विकास में प्रभाव देने का काम करते हैं और जैव विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग प्रमाण देख लेते हैं
कि जैव विकास से जुड़े हुए प्रमाण कौन कौन से हमको मिले हैं, है ना। इसको उन्होंने प्रमाण, अभी आप यहाँ पर भी यही चीजें उठी कि भाई आप कितने सत्य हो इस बात को लेकर के, इन्हीं कारण से जो है जैव का विकास हुआ है। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसको साबित करने के लिए उन्होंने कई प्रमाण दिए, जिससे कि एक सबसे पहला प्रमाण आता है जीवाश्म का। ऐसे कई फोसिल्स हमको मिले, ऐसे कई जीवाश्म हमको मिले हैं जो जैव विकास का प्रमाण देते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि जैसे धीरे धीरे विकास होता गया, ठीक है, तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि वातावरण के अनुसार जो है उस टाइम के वातावरण के अनुसार तो अनुकूलित हुई, तो जैसे जैसे वातावरण बदलता गया और वो अपने आप को संघर्ष ही नहीं कर पाई, उनका प्राकृतिक चयन के अनुसार, भिन्नता के अनुसार और संघर्ष और अनुकूलन के अनुसार, इन सभी फैक्टर्स के कारण वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। बट उनके जीवाश्म हमको आज भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला उदाहरण हमने लिया है आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म का। आर्कियोप्टेरिक्स नामक एक जीव था, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीव था जो कि पक्षी के भी गुण उसमें मौजूद थे और सरीसृप गुण भी उसमें मौजूद थे आर्कियोप्टेरिक्स में। तो आर्कियोप्टेरिक्स में क्या था, पक्षी वाले गुण थे, मतलब क्या, पंख थे, ठीक है। सरीसृप वाले गुण थे, मतलब जो सरीसृप में होते हैं ना वो, उसमें पीछे से आपको टेल दिखाई देती है, तो वो आर्कियोप्टेरिक्स में भी थी, ठीक है। तो इसलिए पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी किसको बोला जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स को बोला जाता है। और ये जीवाश्म जब मिला तब जैव का प्रमाण हुआ, जैव उत्पत्ति का, जैव विकास का प्रमाण मिला हमको कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होता गया, क्योंकि वातावरण के अनुसार जो है अनुकूलित होता गया और वो धीरे धीरे पक्षी से सरीसृप में कन्वर्ट हो गया और ये पूर्णतः विलुप्त हो गया ये वाला जीव। इस तरह से जीवाश्म के प्रमाण मिले हमको। इसके बाद सेकंड प्रमाण दिया उन्होंने अंगों में समानता वाला। इसमें क्या बताया उन्होंने, इसमें ये बताया कि जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख हैं, तो साथ ही हमारे हाथ हो गए या फिर किसी भी जीव के हाथ हो गए, जो 4 पैर वाला जीव है उसके हाथ हो गए, ठीक है। तो ये सारे अंगों में हमको समानता दिखाई देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मतलब ये उन्होंने बताया कि पैर, हाथ ये धीरे धीरे क्या होते गए, अनुकूलित होते गए समय के साथ। जैसे हम चिंपैंजी को बता देते हैं ना, हमारे जो पूर्वज थे, मानव के पूर्वज, वो कैसे थे, 4 पैर पर चलने वाले थे, बट धीरे धीरे क्या हो गया, उनमें अनुकूलन आता गया, वो खड़े होने लगे, फिर उन हाथों को इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे क्या उंगलियों का विकास होने लगा हमारी। तो ऐसे क्या होता गया, हम लोग वातावरण के अनुसार जो है अनुकूलित होते गए और हमारा विकास हो गया, ये बताया। और एक बताया उन्होंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जो जेनेटिक मटेरियल है सभी में, सारे जीवों में, वो कौन होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो ये 3 जो चीजें हैं वो सारे जीवों में देखने को मिलता है हमको। तो कहीं ना कहीं जो जीव है उनका विकास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से हुआ है, ये बात कही उन्होंने। अब हम लोग देखते हैं कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये जीव वर्गीकरण भी बताया था ये वीडियो में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है सबसे पहले ये आई, है ना। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स आई, जिसमें क्या होता था, केंद्रक और कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते थे। और ये किसमें देखने को मिलता था, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें इस प्रकार की सेल हमको देखने को मिलती थी। फिर क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स आई। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता था, ये भी एक कोशिकीय जीव होते थे, बट अब इसमें क्या होता था, केंद्रक और कोशिकांग जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। और जैसे ही वो डेवलप हुए उनमें क्या हुआ, अनुकूलताएं आई, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये क्या है, पैरामीशियम, ये किस प्रकार के जीव है, ये इस प्रकार के जीव है जिसमें क्या होता है, केंद्रक और कोशिकांग हमको धीरे धीरे विकसित दिखाई दिए और कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली दिखाई देने लगी, केंद्रक के बाहर केंद्रकीय झिल्ली दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स का फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब एक कोशिकीय जीवों से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों में जाने लगे। धीरे धीरे 1 से 2 कोशिकाएं आने लगी, 3 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, सब मतलब बहुत से। फिर ऊतक का फॉर्मेशन हुआ, ऊतक से अंगों का फॉर्मेशन हुआ, फिर अंग तंत्र बने, कई सारे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी मैंने आपको बताया है। तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ फिर धीरे धीरे। तो इस प्रकार क्या हुआ फिर बहुकोशिकीय जीवों में, कि पहले जो है समुद्र के नीचे रहते थे जीव, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति समुद्र में ही हुई है।
कोई भी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए हमको सबसे पहले यहाँ समुद्र में मिला। इसी समुद्र से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जीवों का विकास होने लगा, मछलियां बनी और फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, भूमि पर आने लगे। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनका विकास हुआ। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस इनका विकास हुआ। फिर ये एम्फीबियंस जो है वो क्या होते थे, भूमि पर भी रहते थे और जल में भी रहते थे, ये दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित हुए। और फिर इन एम्फीबियंस से सरीसृप, पक्षी वर्ग, ये सभी डेवलप, पक्षी वर्ग आए, सरीसृप आए, मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, जीवों का विकास होने लगा। मतलब पहले कैसे थे, समुद्र में रहने वाले थे, धीरे से भूमि पर आए, भूमि से मिट्टी पर गए, आकाश में गए, उड़ने लगे। ठीक है, पक्षी जैसे किसी के आकाश में उड़ते रहे। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें अनुकूलन होता गया और जो है जीवों का विकास होता गया। ठीक है, तो इतना आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको लेमार्कवाद, डार्विनवाद याद रखना है कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ है धीरे धीरे, ये याद रखना है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।